हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आई होप आप सभी की नेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे स्पेशल सीरीज़ के लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरे ब्रिटिश लिटरेचर की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत रीढ़ की हड्डी है। आज हम बात करने जा रहे हैं जियोफ्रे चौसर की। अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं मिलेगा जहाँ चौसर से सवाल ना पूछे गए हों। तो चलिए सबसे पहले चौसर की लाइफ और उस हिस्टोरिकल एरा को समझते हैं जिससे अक्सर क्रोनोलॉजी वाले सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, चौसर कोई आम पोइट नहीं थे जो सिर्फ कमरे में बैठकर कविताएं लिखते रहती हों। वो एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट और कोर्टियर थे। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 3 राजाओं यानी 3 मोनार्क्स के अंडर काम किया, जो थे एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। एग्जाम में इनका सही ऑर्डर कई बार पूछा भी जाता है, तो इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। साल 1359 में जब 100 ईयर वॉर चल रहा था तब फ्रांस ने इन्हें बंदी बना लिया। अब सोचिए कि ये राजा के लिए कितने करीब रहे होंगे कि खुद किंग एडवर्ड थर्ड ने उस जमाने में इनके लिए 16 पाउंड की भारी भरकम फिरौती देकर इन्हें आज़ाद करवाया था। इसके बाद 1372 में ये डिप्लोमेटिक काम से इटली गए और यही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना, क्योंकि यहीं पर ये दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो से रूबरू हुए। साल 1400 में इनकी डेथ हुई और ये पहले ऐसे पोइट बने जिन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे के पोइट्स कॉर्नर में दफनाया गया। यहाँ एक बड़ा ही बारीक फैक्ट ये है कि जो इनका मकबरा, जो इनका टॉम्ब है, जो आज भी वहाँ है, वो चौसर की मौत के काफ़ी सालों बाद निकोलस ब्रिघम ने बनवाया था। अब बात करते हैं चौसर के पूरे राइटिंग करियर की। तो चौसर के करियर को हम 3 बड़े फेजेस में डिवाइड करते हैं और यहाँ से जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो पहला है इनका फ्रेंच पीरियड। इस शुरुआती दौर में ये फ्रेंच लव एलिगेरी से बहुत इम्प्रेस थे, इसलिए इन्होंने द रोमांस ऑफ द रोज लिखा, जो मूल रूप से फ्रेंच वर्क का एक शानदार ट्रांसलेशन है। इसके बाद आया इनका इटालियन पीरियड। ये थोड़ा मैच्योर फेज था। इसमें इन्होंने द हाउस ऑफ फेम लिखी, जो सीधे तौर पर दांते की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर्ड थी। और फिर आता है इनका बहुत ही फेमस वर्क ट्रोलस एंड क्रिसेदे। ये नेट का पसंदीदा सवाल है और इसमें पूछा जाता है कि इसका सोर्स क्या है। तो नोट कर लीजिए, इसका सोर्स है बोकाशियो का फिलोस्ट्रेटो। और आखिर में आता है इनका खुद का बिल्कुल ओरिजिनल फेज यानी इंग्लिश पीरियड, जिसमें इन्होंने अपना वो मास्टरपीस लिखा जिसने इन्हें अमर बना दिया, यानी द कैंटरबरी टेल्स। इसका स्ट्रक्चर भी बोकाशियो के डेकामेरन की फ्रेमवर्क से काफ़ी मिलता जुलता है। तो चलिए, कैंटरबरी टेल्स पर जाने से पहले इनके कुछ और मेजर वर्क्स के वो बारीक पॉइंट देख लेते हैं जो कई बार जो नेट में सीधे सीधे स्टेटमेंट्स बनकर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द बुक ऑफ द डचेस की। ये एक शोक गीत है, ये एक एलिजी है जो जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ ब्लांच की डेथ पर लिखा गया था। याद रखिएगा, ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट है, यानी 8 सिलेबस वाली लाइनों में लिखा गया है। दूसरा वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसको लेकर लिटरेरी हिस्ट्री में एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पहला ऐसा वर्क है जिसमें सेंट वैलेंटाइन डे का जिक्र मिलता है। और इसी वर्क में चौसर ने पहली बार राइम रॉयल यानी 7 लाइन स्टैंजा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद आता है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें चौसर का प्लान 10 अच्छी महिलाओं की कहानियां लिखने का था, लेकिन वो सिर्फ 9 ही पूरी कर पाई। इस वर्क का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन ये है कि इसी के जरिए इंग्लिश पोइट्री को पहली बार हीरोइक कपलेट मिला। ये वो फैक्ट हैं जो सीधे सीधे आपके 4 से 6 नंबर पक्के करवा सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है। नाउ लेट अस कम टू द अल्टीमेट मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इसका स्टाइल है एक फ्रेम नैरेटिव, यानी एक बड़ी कहानी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ। इसकी सेटिंग को इमेजिन कीजिए, लंदन के साउथ वर्क में एक सराय है जिसका नाम है टेबार्डिन। इसके मालिक हैं हैरी बैली, जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और पूरी जर्नी में कहानियों के जज भी वही हैं। सारे तीर्थयात्री हैं जो मतलब पिलग्रिम्स कहा जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कैंटरबरी में सेंट थॉमस बैकेट की मज़ार पर। अब यहाँ नेट की नेट पैटर्न के हिसाब से एक असर्शन रीजन का पॉइंट सुनिए। थॉमस बैकेट का मर्डर साल 1170 में हुआ। किसने किया था? किंग हेनरी सेकंड के कहने पर। उनके 4 नाइट्स ने चर्च के अंदर ही कर दिया था। इसके बाद वो एक सेंट माने गए। अगर नंबर्स की बात करें तो चौसर का प्लान बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि हर पिलग्रिम जाते वक्त और 2 आते वक्त
कहानियाँ सुनाई, जिससे टोटल 120 कहानियाँ बनती, लेकिन जोसर की डेथ के कारण ये सिर्फ एक अधूरा ख्वाब रह गया और केवल जो है 24 कहानियाँ ही पूरी हो पाई। तो इन 24 में से 2 कहानियाँ गद्य में हैं, यानी प्रोज में हैं। तो द पर्सन्स टेल और जो द टेल ऑफ मेलेबी, ये पॉइंट इतनी बार पीवाईक्यू में आ चुका है, इसे आपको भूलना नहीं है। अब थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं। द कैंटरबरी टेल्स की शुरुआत होती है द नाइट टेल से, क्योंकि अब सराय में लॉटरी निकाली गई तो पहला नंबर इन्हीं का आया था। और इस पूरे वर्क का जो क्लोजिंग पार्ट है, यानी जो आखिरी कहानी है, वो है द पर्सन्स टेल। ये कोई मज़ेदार कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबा धार्मिक उपदेश है जो 7 महापापों यानी 7 डेडली सिंस पर बात करता है। और इस कहानी के तुरंत बाद आता है चौसर्स रिट्रैक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वर्क के बिल्कुल एंड में चौसर भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी धर्मनिरपेक्ष या वर्ल्डली वर्क्स लिखे हैं, जैसे ट्रोइलस एंड क्रिसेड या कैंटरबरी टेल्स के कुछ हिस्से, उनके लिए उन्हें माफ़ किया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से असर्शन रीजन का एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं उन पिलग्रिम्स से जिनसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चौसर ने यहाँ फिजियोनगैमी का इस्तेमाल किया है, यानी इंसान के चेहरे और शरीर की बनावट से उसका कैरेक्टर दिखाना। सबसे पहले है द वाइफ ऑफ बाथ, जिनका नाम एलिसन है। ये थोड़ी बहरी हैं, इनके दांतों के बीच में गैप है, जिसे गैप टूथिड कहते हैं। तो जो उस दौर में बोल्ड और लस्टिक कैरेक्टर की निशानी मानी जाती थी, वो ये थी। और उनकी 5 शादियाँ हो चुकी हैं। अब पिलग्रिम्स के आपस के रिश्तों को देखिए, जहाँ बच्चे अक्सर गच्चा खा जाते हैं। द नाइट और द स्क्वायर आपस में बाप बेटे हैं, और वहीं जो द पर्सन और द प्लोमैन हैं, वो आपस में सगे भाई हैं। इसे याद रखना है। फिर आता है पार्टनर। ये 1 नंबर का भ्रष्ट कैरेक्टर है, जिसके बाल मोम की तरह पीले हैं, और ये लोगों को सूअर की हड्डियाँ और नकली धार्मिक चीज़ें बेचकर ठगता है। और आखिर में हमारी द प्रायरेस मैडम एग्लेंटाइन। ये बहुत ही नज़ाकत वाली महिला है। इन्हें ठीक से फ्रेंच बोलने भी नहीं आती, पर स्टाइल बहुत ज़्यादा करती है। और इनके सोने के ब्रोच पर एक लैटिन मोटो लिखा है, एमोर विनकिट ओमिया, यानी लव कॉन्कर्स ऑल, मतलब प्रेम की ही जीत होती है। अब थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स और भाषा विज्ञान के नज़रिए से बात करते हैं। तो चौसर ने जिस भाषा में, जिस बोली में लिखा, उसे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट कहा जाता था। ठीक है, तो उस जमाने में इंग्लैंड में कई बोलियां थी। चूँकि ये बोली लंदन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे बड़े सेंटर्स में बोली जाती थी, इसलिए चौसर के वक्त के बाद यही बोली आगे चलकर हमारी आज की मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश बनी। चौसर की भाषा की एक और ख़ास बात थी, उस दौर में शब्दों के अंत में आने वाले ई का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, जिसे बाद के सालों में पूरी तरह छोड़ दिया गया। चौसर के इस पूरे स्टाइल को चौसरियन रियलिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी को किसी मोरालिटी के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने जैसे लोग थे, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों या भ्रष्ट हों, उन्हें वैसे ही बिना किसी पक्षपात के हमारे सामने रख दिया। एग्जाम का एक और सबसे पक्का पैटर्न है बौद्धिक आलोचकों या क्रिटिक्स के स्टेटमेंट्स। चौसर पर 3-4 कमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जॉन ड्राइडन की। तो जॉन ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स की इस भारी विविधता को देखते हुए कहा था, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, यानी यहाँ भगवान की बनाई सृष्टि की पूरी प्रचुरता मौजूद है। लेकिन इसके उलट विक्टोरियन क्रिटिक मैथ्यू एर्नोल्ड ने चौसर की आलोचना की और कहा कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, यानी जो चौसर हैं उनकी कविताओं में वो गंभीरता नहीं है जो होमर या दंते में थी। इसलिए एर्नोल्ड ने चौसर को असली क्लासिक्स की कैटेगरी में नहीं रखा। इसके बाद बात करते हैं एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर की। तो एडमंड स्पेंसर ने चौसर का बहुत सम्मान किया और अपने वर्क द फेरी क्वीन में उन्हें वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, यानी शुद्ध अंग्रेजी का प्राचीन झरना कहकर पुकारा। इन तीनों को आप अभी के अभी अपनी नोटबुक में मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये रियल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्लास के एंड में चलिए बात करते हैं उन 3 एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स की, जहां से एग्जामिनर आने वाले सालों में नए और गहरे क्वेश्चंस बना सकता है। पहला ट्रेंड है टेल विद इन अ टेल। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी यात्रा के दौरान खुद चौसर ने भी 2 कहानियां सुनाई थी। पहली थी द टेल ऑफ सर थोपस,
जो इतनी बोरिंग और बकवास थी कि बीच में ही सराय के मालिक यानी होस्ट ने उन्हें टोक दिया और बंद करवा दिया। जिसके बाद चौसर ने अपनी दूसरी कहानी गद्य में यानी प्रोज में सुनाई, जिसका नाम था द टेल ऑफ मेलेबी। दूसरा ट्रेंड है द मैरिज ग्रुप, यानी वो कौन सी कहानियां हैं जो आपस में इस बात पर बहस करती हैं कि शादीशुदा जिंदगी में डोमिनेंस किसका होना चाहिए, पति का या फिर पत्नी का। तो इसमें वाइफ ऑफ बैथ, क्लर्क, मर्चेंट और फ्रैंकलिन की कहानियां आती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, चौसर ने अपने इस वर्क में मध्यकालीन समाज की 3 बड़ी क्लासेस तो दिखाई, मिलिट्री, क्लर्जी और कॉमन्स, लेकिन उन्होंने देश की सबसे ऊंची रॉयल क्लास यानी किंग और क्वीन को इसमें शामिल नहीं किया। सो एवरीवन, आई होप आज के ये सारे प्रमाणिक और डीप फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे द डॉन ऑफ रेनेसेंस और प्रिंटिंग प्रेस के प्रभाव। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।